जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज यूनिट 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन यानी RX और ARX के वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये मेरे नज़रिए से है। पूरे चैप्टर को मैं शॉर्ट में यानी 30 से 40 मिनट में कवर करने का प्रयास किया हूँ। यदि ये टॉपिक आप एक बार देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। हालांकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे विश्वास है। तो इन्हीं विश्वास के साथ कुछ और एडिशनल चीज़ जोड़ने का प्रयास करूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आज क्या लिया ऑब्जेक्टिव लिख लिया है ब्रीफ में। जैसे एनसीईआरटी भी लिखता है ना, वैसे मैंने भी लिख लिया है, ताकि इसी को देखकर मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि जल्दी हो जाए। तो जल्दी करने के लिए प्री प्लान करना होता है। तो प्री प्लान मेरा इस तरह से है। तो पहले क्वेश्चन किससे बन सकता है? संरचना पर आधारित। संरचना पर आधारित मतलब जैसे विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? विनाइलिक, विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड या हैलोजन हैलाइड क्या होता है? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ लगा है हैलोजन। ये हैलोजन हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन जब sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, जब हैलोजन किससे जुड़ा है? उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 संकरित है, और उसके बगल वाला जो पड़ोसी कार्बन है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही होगा, तब वो विनाइलिक कहलाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए, ये कार्बन है, इससे हैलोजन लगा है, चाहे फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, ब्रोमीन आयोडीन हो, तो ऐसा संरचना क्या होता है? विनाइलिक। और जब ऐसे संरचना, जब हैलोजन किसके साथ जुड़ा हो? sp3 संकरित कार्बन से, यानी बगल में डबल बॉन्ड हो, यानी बगल वाला पड़ोसी क्या है? sp2 है, ये भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा। बगल वाला कार्बन एरोमेटिक रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, तभी विनाइलिक और एलाइलिक शब्द है। तो ये क्या है? एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। और ऊपर वाला क्या है? विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। ये दो चीज़ समझ में आ गया। sp2 से डायरेक्ट, sp3 से डायरेक्ट, बगल में sp2 है, वो भी एलिफैटिक रहेगा चेन, ये भी। अच्छा, इसका एग्जांपल बदल के थोड़ा सा बदल देता है कंफ्यूज करने के लिए। ये देखिए, बेंजीन जैसा बनाया है, साइक्लोहेक्सेन, इसमें डबल बॉन्ड बना दिया साइक्लोहेक्सीन, इससे हैलोजन लगा दिया, ये भी क्या है? विनाइलिक का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसको ऐसे कर सकता है, ये बेंजीन जैसा बनाया और यहाँ पर X लगा दिया। तो देखिए, ये क्या है? कार्बन है sp3, ये कार्बन क्या है? sp2, तो बगल वाला, लेकिन ये एरोमेटिक सिस्टम में नहीं है, ठीक है ना। और बेंजाइलिक और एराइलिक दो और है, उसको आप समझ। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले, कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, कायरल कार्बन क्या है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है पूछता है, कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX। इस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड। कैसे बनता है? जब हम एल्किल हैलाइड को किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ, कब? ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं? हीट करते हैं या रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? RMgX बन जाता है, जहाँ R क्या है? एल्किल ग्रुप है। यहाँ ये AR भी हो सकता है, एरोमेटिक, ठीक है, XMg, यहाँ पर ईथर, तो AR बन जाएगा, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाएगा। ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक क्या है? जब एल्किल, मैग्नीशियम और हैलोजन रहते हैं तो उस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है। तो आपसे पूछेगा तो इतना आप बता दीजिएगा कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। हाँ, इसको पानी के साथ या मॉइस्चर के साथ क्रिया कराने पर क्या मिलता है? एल्केन मिलता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये पानी के साथ, जैसे ही पानी के साथ संपर्क में आएगा तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस होकर क्या बना लेगा? RH, एल्केन, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो बाई प्रोडक्ट हमें मतलब नहीं है, ये एल्केन पूछ लेता है, ठीक है ना। एसिड हो या मॉइस्चर हो, उसके साथ क्या बना लेता है? एल्केन। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। अगला टॉपिक क्या होगा? SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर, उसके मैकेनिज्म में अंतर, उसके तो सबको याद होगा, क्योंकि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड तीनों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो आपके जुबान पर होगा। तो मैं समरी जल्दी से बता दे रहा हूँ। SN1 पूरा नाम, SN2 पूरा नाम, पहले लिख लीजिए SNN, ठीक है, 1। तो ये क्या है? 1 पहले लिखिए, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये पूरा उसका नाम हो गया। उसी तरह से यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? बाई मॉलिक्यूलर, और सब कुछ सेम रहेगा। एक हो गया अंतर नाम से। दूसरा, इसके ये
ये जो होता है इसका ऑर्डर यानी कोटिमान, कोटि हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि कितना होता है भाई, कोटि के आधार पर, तो इसका कोटि क्या होता है 1, इसका कोटि क्या होता है 2, ठीक है, 2 क्यों है 2 है। तीसरा अंतर, इसके लिए जो जो इंटरमीडिएट बनता है SN1 की 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है ना, ये 2 चरणों में क्या होता है पूर्ण होता है, ये 1 चरण में, ठीक है 1 चरण में। तीसरा, इसमें मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकेटाइन, मध्यवर्ती मध्यवर्ती क्या होता है अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था जिसको CC कार्बोकेटाइन कहते हैं बनता है। इसमें मध्यवर्ती अवस्था नहीं आती, सीधे क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरता है। कितना हो गया भाई 3 हो गया। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं इसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या होगा, मेथिल हैलाइड से ज़्यादा प्राइमरी, या R लिख लीजिए, RCH2X R2CHX, और उससे ज़्यादा क्या होगा R3CX, यानी प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी में होगा। और इसमें मेथिल कार्बोकेटाइन, मेथिल हैलाइड में सबसे कम। इसी का ठीक उल्टा उसमें क्या हो जाएगा SN2 के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह जाएगा SN1 के लिए और इस तरह आ जाएगा SN2 के लिए। तो ये 4 अंतर क्या हो जाएगा आपके लिए याद रखने, जो आप याद होगा, इसलिए ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे, ठीक है ना। और एक और अंतर और लिख सकते हैं, इसमें रिटेंशन मिलता है और इन्वर्जन दोनों मिलता है, इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट यानी उल्टा, ठीक है ना, उल्टा अटैक होता है। तो ये 4 अंतर लिख सकते हैं। ये जनरली MP बोर्ड UP बोर्ड में ज़्यादा पूछेगा, CBSE बोर्ड में थोड़ा सा इससे डीप क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो उसकी हम अभी चर्चा बाद में करेंगे वो भी बताएंगे हम। देखिए मेरा दिमाग में यही चल रहा है, मैं पूरा डिटेल अब आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, तो समय दीजिए तो मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अब आते हैं नेम रिएक्शन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है जान है, क्या नामकरण से जो अभिक्रिया पूछी जाती है। तो मैंने क्या क्या लिया है आज, सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए मैं REN लिखता हूँ, ठीक है। सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, तो ये डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम लवण कैसे बनता है भाई, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये N2+X-, ठीक है, ये क्या है डाईएजोनियम साल्ट, डायजोनियम लवण है। इसको यदि आप क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड, यहाँ Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, जो आप बनाना चाहें, ठीक है। यदि क्यूप्रस हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, यानी हेलो बेंजीन में क्या मिल जाता है क्लोरोबेंजीन बाय प्रोडक्ट जो बनना होगा बन जाएगा, ठीक है। तो मेन क्या याद रखना है, सेंडमेयर में क्या बनता है क्लोरो यानी हेलो बेंजीन बनाया जा सकता है, लेकिन उपस्थिति क्या है ध्यान दीजिएगा, कॉपर यहाँ 1+ में है, यह याद रखना है। और यही सेम घटना डायजोनियम लवण से आप यदि N2+ X-, यदि आप कॉपर पाउडर और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ क्यूप्रस हैलाइड है, क्यूप्रस क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, यहाँ पर कॉपर पाउडर और HCl, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में नाम का अंतर है, ये है सेंडमेयर और ये है क्या है गटरमैन अभिक्रिया, गटरमैन रिएक्शन। दोनों में नाम का अंतर हो गया और दूसरा उत्पाद का अंतर हो गया, यानी ये इसमें अधिक उत्पाद मिलेगा, अधिक उत्पाद, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई यील्ड। इसलिए सेंडमेयर अभिक्रिया गटरमैन अभिक्रिया से ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, बस रखने का अंतर अलग है। यहाँ क्यूप्रस हैलाइड है, यहाँ कॉपर पाउडर है और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड रहेगा। यदि Br यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पर Br यूज करेंगे तो ब्रोमो बन जाएगा। तो बस अंतर है कि अधिक उत्पाद किसमें मिलता है सेंडमेयर में, तो ये बेटर होता है। तो नेम रिएक्शन में एक सेंडमेयर होगा इस चैप्टर का। हाँ गटरमैन भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि इसमें कॉपर पाउडर इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए दूसरा नेम रिएक्शन है आपका सेंडमेयर के बाद है फिंकलस्टीन अभिक्रिया, कई बार पूछा है
फिंकलस्टीन श्वार्ट्ज कई बार पूछता है, ये छोटे छोटे रिएक्शन जो कि ध्यान नहीं देते हैं लोग, उसको कई बार पूछता है। तो पहला क्या पूछ रहा है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, फिंकलस्टीन में जो बड़े हैलोजन है छोटे हैलोजन को हटा देते हैं। यानी मान लीजिए आपका आर यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, और इसको आपको हटाना है एफ को, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सोडियम आयोडाइड। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रहा है भाई, याद रखना है, ईथर गलती से मत लिखिएगा, एसीटोन की उपस्थिति में आपको मिल जाएगा RI + NaF। ये सेपरेट हो जाएगा, यानी लवण के रूप में अलग हो जाएगा, एसीटोन में तैरता रहेगा या घुलेगा नहीं। तो मेन क्या याद रखना है कि जो छोटे रहेंगे, जैसे यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, तो यदि फ्लोरीन होगा तो भी आयोडीन हटा दे रहा है, क्लोरीन है तो भी हटा देगा, ब्रोमीन है तो भी हटा देगा। यानी बड़े वाले हैलोजन के द्वारा छोटे हैलोजन को प्रतिस्थापित करके जो हैलो एल्किन या एल्किल हैलाइड बनेगा। हैलाइड में क्या बनेगा, बड़ा वाला छोटे को रिप्लेस कर रहा है। तो यदि ब्रोमीन Cl को हटाएगा, ठीक है, तो ज़्यादातर केस में क्या है, आयोडीन, सोडियम आयोडाइड यूज किया गया है, ठीक है। ये है फिंकलस्टीन। और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में इसका ठीक उलट रहेगा। ये क्या है, श्वार्ट्ज में क्या हो जाएगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, छोटे वाला बड़े को रिप्लेस कर देता है। तो जैसे मान लीजिए आपका RCl है और आपको Cl को हटाना है, तो छोटा वाला क्या है भाई, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का कोई यौगिक रखिए, सिल्वर फ्लोराइड है या Hg2F, मर्क्यूरिक फ्लोराइड है, आर्सेनिक फ्लोराइड है, यानी धातु के फ्लोराइड को इससे जो हैलोजन है उसको रिएक्शन करा देंगे तो आपका मिल जाएगा फ्लोरोएल्केन। आर आपका कुछ भी हो सकता है, आर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है, ये तो जनरल लिया गया है। तो ये क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, श्वार्ट्ज। श्वार्ट्ज का मतलब छोटा, सॉफ्ट, मतलब यस फॉर शार्ट, शार्ट वाला जब बड़े को हटाएगा तो श्वार्ट्ज, और एक याद है तो दूसरा याद ही होगा कि फिंकल में बड़ा वाला छोटे को हटाएगा, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। आगे पढ़ते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली में। क्या पूछा गया है, ऊर्ज अभिक्रिया, जो कई बार पूछा गया है, अधिक से अधिक बार आप सामना किए होंगे। ऊर्ज अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, उर्टज या ऊर्ज, ऊर्ज अभिक्रिया बहुत है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, चेन ग्रोथ रिएक्शन है ये। क्या रिएक्शन है, चेन ग्रोथ। तो कैसे करते हैं भाई, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में कराते हैं भाई, ईथर, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर कहने का क्या मतलब है, यहाँ शुष्क का मतलब है शुद्ध रूप में, मॉइस्चरलेस, पानी की बूंद भी न हो, एक बूंद भी न हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉइस्चर फ्री। ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो यदि हम इसको 2 सोडियम ले लीजिए, बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, ये चीज़ आपको ये ऐसे दिखाना है, 2 बार दिखाना है, तो RX या इसी को पलट दीजिए थोड़ा समझने के लिए। तो ये X निकल के चला जाएगा और दोनों R और R आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बन जाएगा क्या, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, 2NaX साल्ट बन गया। तो एल्केन बनाने का, और भी कैसा एल्केन, सिमेट्रिक, सममित। कैसा, सममित मतलब सिमेट्रिक, यानी इसमें ऑड कार्बन वाला एल्केन का सेपरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ये सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन असममित नहीं, यानी विषम संख्या कार्बन वाले संख्या के लिए विधि अच्छी मानी नहीं जाती, क्योंकि आप उसमें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्वथनांक में समानता का मिश्रण से अलग करना कठिन होता है। बस इतना ही आप बता दीजिए, अभी जल्दी है इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे है ऊर्ज के बाद ऊर्ज फिटिंग, ऊर्टज फिटिंग। ऊर्जज फिटिंग क्या होता है, जब एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक, AR का मतलब समझ रहे हैं ना, एरोमेटिक। तो ये X दोनों बन के क्या हो गए, उड़ गए, और क्या हो गया, R और AR आपस में चिपक गए, बाय प्रोडक्ट 2NaX। इसके कोई मतलब नहीं। ये क्या है, AR का मतलब मान लीजिए बेंजीन है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये R की जगह हमने क्या ले लिया, CH3, यहाँ ले लिया Br प्लस 2Na प्लस Br प्लस ये है बेंजीन, ठीक है। ईथर, कैसा ईथर है भाई, शुद्ध ईथर है।
तो क्या मिल गया, बेंजीन में क्या चिपक गया, CH3। तो इसका नाम बता सकते हैं, क्या है, टॉलुइन। क्या है, टॉलुइन। तो ये कौन सा रिएक्शन भाई, बाय प्रोडक्ट सेम रहेगा, 2NaBr। तो ये कहलाएगा उर्ज फिटिंग, यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक। हेलोएल्केन हेलोरीन सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल एरिल कंपाउंड बनाते हैं, यानी एल्किल एरिल या एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं उर्ज फिटिंग। ठीक है, अब एक फिटिंग अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों एरोमेटिक ले लेते हैं, तो उर्ज फिटिंग हो गया, उर्ज अभिक्रिया। तीसरा क्या है, उर्ज फिटिंग। केवल फिटिंग में क्या हो जाएगा, केवल दोनों एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। इसको भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान देना है, ये बनेगा डाइफेनिल या बाइफेनिल। ध्यान दीजिएगा, दोनों बेंजीन को गलत तरीके से मत जोड़ दीजिएगा। ये क्या है, बाइफेनिल। ठीक है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर ध्यान से रखिए, समझिएगा इसको। ये नेप्थलीन है, ध्यान से देखिए, ये बाइफेनिल बनता है। और जो मैं यह बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, दो बेंजीन को सटा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या है, बाइफेनिल बनता है, दोनों बेंजीन एक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो वो होता है, कौन सा रिएक्शन है ये, फिटिंग अभिक्रिया, या FITTING, फिटिंग अभिक्रिया। तो तीनों में से दो पूछने की ज़्यादा संभावना है, हालांकि फिटिंग भी पूछ सकता है, तीनों पूछ सकता है आपसे। तो तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे अनुसार आ सकता है ये। समझ में आ रहा है ना, आप तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए, ये नेम रिएक्शन हो गया, ओट्स फिटिंग स्वार्ट्स फिंकल सैंडमेयर। आगे है मार्कोनी काफ का नियम पूछ लेता है, और उसके मेजर और माइनर प्रोडक्ट पूछ लेता है। ज़्यादातर कहता है कि रिएक्शन को क्या कर दीजिए, पूरा करिए, उसमें मुख्य उत्पाद बनाइए। तो उस तरह के रिएक्शन के लिए आपको मार्कोनी काफ का नियम याद होना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं। ये मान लीजिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर जोड़ रहे हैं आप HBr। क्या जोड़ रहे हैं, HBr। यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो जुड़ने वाला पानी जोड़ सकते हैं, यानी एडेनम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एडेनम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जोड़ने जा रहे हैं HBr। तो कहेगा कि मुख्य उत्पाद बताइए, इसका मुख्य उत्पाद बताइए। तो देखिए, दो उत्पाद बनेगा, क्या क्या बनेगा, A B, यदि H यहाँ जुड़ रहा है और B यहाँ जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा A तरह का। H यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH, यहाँ आ गया Br, और डबल बॉन्ड टूट गया, और क्या बन गया, CH3। तो ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये मेजर होगा, क्या होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट। ज़्यादा उत्पाद बनाएगा, ज़्यादा मात्रा बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठा दें, यस दिख रहा है। अब माइनर कैसे बनेगा, जब इसका ठीक उल्टा होगा, यानी Br कहाँ जाएगा, यहाँ, ये B वाला, ठीक है ये, और H कहाँ जाएगा, इस पर। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH2Br। तो ये बनेगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये होगा माइनर। माइनर का मतलब कम, माइनर प्रोडक्ट। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनी काफ में नियम कहता है, क्या कहता है कि H धनात्मक भाग कहाँ जाता है, जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, और ऋणात्मक भाग वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होती है। ठीक है, ये मार्कोनी काफ का नियम है। इसी का ठीक उल्टा एंटी मार्कोनी काफ हो जाता है। इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनी काफ, पेरोक्साइड के प्रभाव या खैरस प्रभाव। एंटी मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी पेरोक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव, इस तीनों नाम का मतलब एक ही है। तो क्या हो जाता है, किसी असममित में, मैं अभी परिभाषा नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी इसको मैं केवल रिएक्शन से दिखाऊंगा। अच्छा, ये केवल किसके लिए फॉलो होगा, ब्रोमीन हाइलोजन ब्रोमाइड के लिए ही लागू होता है।
हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए एंटी मार्कोनी का हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव या फेरस इफेक्ट लागू नहीं होता। ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप रीजन पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, उसका एंट्रेंस में काम आता है। यहाँ पर तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट पूछता है, तो इसके हिसाब से अब देखिए मेजर माइनर। तो अभी आप जब यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड, ROOR। यहाँ पर जो ROOR है वो क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। बहुत बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, उसका संरचना देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, C6 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन है। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखा गया है, ROOR। ये बेंजोइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में या अत्यधिक तापमान पर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन पढ़े हैं ऊपर वाला ठीक पलट जाएगा। यानी हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और ब्रोमीन वहाँ यानी ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी, यानी ठीक इसका उल्टा बन जाता है। यही है पेरोक्साइड, एंटी पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनी काव, इसी को पेरोक्साइड प्रभाव बोलते हैं या खेरस प्रभाव बोलते हैं, ठीक है ना। तो बना के दिखा दूँ, तो दिखा देता हूँ, चलिए मेजर बता देता हूँ। CH3 CH, यहाँ पर H क्या आएगा, H2 आ जाएगा, कम है ना, तो यहाँ H2 CH2 Br, ये क्या होगा, मेजर मतलब मुख्य उत्पाद। और जो B बनेगा CH3 CH Br और CH3, ये बनेगा माइनर, क्योंकि पेरोक्साइड प्रभाव में ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ भी आप जरूर पढ़िएगा, मेजर माइनर, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 7 क्वेश्चन तक हो गया, 7 क्वेश्चन बन गया इससे, इस चैप्टर से अभी तक। यदि इसमें कुछ डाउट होगा तो आप बुक से कंसल्ट करिए, क्योंकि समय नहीं है कि हम लोग आपस में कन्वे कर पाएँ, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि कन्वे करें, आप सीधे अपने बुक से स्टडी करिए, ठीक है। एनसीईआरटी को खूब से ज़्यादा पढ़िए। चलिए अगला, एलिमिनेशन रिएक्शन, सेटजप नियम। एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया पर बेस्ड रहेगा। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है जानते होंगे, क्या जानते हैं कि जब एडिशन में जुड़ता है विलोपन में निकलता है। अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार के रिएक्शन पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अभी विलोपन केवल समझिए। विलोपन में क्या होगा, देखिए CH3CH, यहाँ पर मैंने 3-4 कार्बन लिया है, यहाँ पर लिख दिया है ब्रोमीन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है गामा, ठीक है। अब विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक कोहलिक KOH, कैसा KOH है, जली नहीं, एल्कोहलिक, शराब वाला एथिल अल्कोहल मिला हुआ, उसमें से उसकी उपस्थिति में जो Br निकलेगा, कौन सा निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। एक यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, लेकिन कौन ज़्यादा मेजर बनेगा, तो यहाँ पर 2 संभावना बनेगी। A ऐसा बनेगा, CH3C, यहाँ से H निकला है तो डबल बॉन्ड C, यहाँ ऑलरेडी H है तो CH और फिर बगल में CH2, ठीक है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ B वाला, CH3CH है और Br यहाँ से निकलेगा। देखिए ये बीटा बीटा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ से इधर से निकलेगा, ठीक है। तो CH C डबल बॉन्ड CH2, तो ये बना है ब्यूट-2-इन, ये बना है ब्यूटीन या ब्यूट-1-इन। तो मेजर कौन है, तो मेजर ये कहता है, सेटजप नियम क्या कहता है, सेटजेफ नियम कहता है कि वो हाइड्रोजन, वो बीटा हाइड्रोजन निकलता है जो ज़्यादा शाखा युक्त होता है, यानी अधिक शाखा युक्त कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ पर क्या है, बीटा जो हाइड्रोजन है यहाँ कम 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन कौन हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, ये हाइड्रोजन कम निकलेगा। यानी ये क्या है, ये कार्बन अधिक शाखित है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये बीटा है कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा है, केवल एक। ये कार्बन जो बीटा कार्बन है ये 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये अधिक शाखित हो गया ना, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या, ब्यूट-2-इन, ये ज़्यादा अधिक उत्पाद बनेगा, ये कम बनेगा,
तो इस तरह इसको बोलते हैं सेडजफ रूल या सेडजफ नियम। तो ये विलोपन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, कभी कभी ऐसे रिएक्शन देता है विलोपन अभिक्रिया और सब्स्टिट्यूशन में क्या दे देता है, ये देखिए CH3 CH2OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल है। ठीक नहीं, हाँ, विलोपन अभिक्रिया कराना है ना, तो OH। ठीक है, यहाँ पर Na या KOH, लेकिन यहाँ रहेगा एक्वस। ठीक है, यहाँ हैलोजन कर दें, OH नहीं, क्लोरीन कर दें, क्लोरोइथेन है, ये क्या है, क्लोरोइथेन। यहाँ क्या रखा गया है, एक्वस KOH, तो क्या बनेगा भाई, CH3 CH2OH, यानी एल्कोहल बनेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यही चीज़ सेम CH2Cl, यहाँ पर KOH रखा गया, लेकिन एक्वस जगह न लिखकर एल्कोहलिक लिख गया। एल्कोहलिक मतलब एथिल एल्कोहल या एल्कोहल इसमें मौजूद है KOH में, तो क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया CH2 यानी विलोपन अभिक्रिया प्लस क्या बनेगा, HCl यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया होगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर विलोपन। ये अंतर क्या है, ये सामान्य ताप पर होगा और एक्वस होगा, ये उच्च ताप पर होगा, थोड़ा सा ताप बढ़ जाता है, और एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH में विलोपन अभिक्रिया और जलीय KOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये नाभिक से नहीं, ये विलोपन अभिक्रिया, दोनों में अंतर है, प्रोडक्ट दोनों का अलग अलग है, लेकिन अभिकर्मक पहला स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, रखा जा रहा है लगभग सेम, लेकिन जलीय है, ये एल्कोहलिक है। अंतर आ गया ना, कन्फ्यूजन करता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो कितना हम लोग पहुँच गए, 8 टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक जल्दी से, हमने कहा था 30 से 40 मिनट में हम पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो कोशिश मेरा यही है कि आपका समय बचे, और मुझे थोड़ा सा देने में समस्या आती है कि पूरे 10 घंटे के चैप्टर को यार 30 से 40 मिनट में कैसे कवर करें। फिर भी आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दे पा रहा हूँ, नहीं पढ़ते तो मैं नहीं बता पाता। जो अभी नए 11 से 12th में आए उनके लिए तो कुछ लगेगा नहीं कि क्या हो रहा है, 12th पढ़ा रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं ना। चलिए, DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है, इसका काम पूछ लेता है, इसका फुल नाम पूछ लेता है। तो स्ट्रक्चर याद है ना, नहीं याद है, 2 कार्बन है, उसके साथ क्या है, लगा दीजिए बेंजीन, 2 बेंजीन। ठीक है ना, इसके साथ 2 बेंजीन लगा दीजिए। एक 2 3 इधर H। ठीक है ना, तो डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है, बेंजीन के साथ लगा हुआ डाई क्लोरो, डाई फेनिल, 2 फेनिल ग्रुप, बेंजीन को क्या नाम दिया जा रहा है, फेनिल। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज होता है, तो डाई फेनिल। ट्राई क्लोरो 1 2 3 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, ये इथेन है। हालांकि इसका और आयुपेशी नाम क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये तो कॉमन नेम हो गया, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, ये हो गया कॉमन नेम, लेकिन इसका आयुपेशी नेम क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वार्टरली MP में हाफ ईयरली प्री बोर्ड में आया था ये आयुपेशी नाम, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे क्लोरोफॉर्म, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में या धूप में खुली मॉइस्चर। फिर से सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन को क्लियर बताना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती क्लियर बताएं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को धूप में खुला छोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर क्या होता है। तो यदि आप इसको सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में यदि आएगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में, तो क्या बन जाएगा, CaCO-Cl2 क्या बन जाता है, CaCO-Cl2 और HCl। तो ये क्या बन जाता है भाई, फास्जिन। क्या बन जाता है, फास्जिन, जो कि क्या है, बिल्कुल विषैली गैस है, विषैली गैस है, ये जहरीली गैस है, फास्जिन CaCO-Cl2। बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लीजिएगा आप। यहाँ पर हाफ ऑटो कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, CaCO-Cl2 प्लस बैलेंस है 3 Cl, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन,
ठीक है, बैलेंस है, तो ये फास्जिन बन जाता है बाई प्रोडक्ट HCl। तो ये भी रिएक्शन पूछ लेता है कभी कि बैलेंस, ये छोड़ देता है कि यहाँ पर ए लिख के छोड़ देता है कि बैलेंस करिए, ये भी पूछा है, कई बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। DDT क्लोरोफॉर्म हो गया। कायरल कार्बन, हाँ, अब उससे समझौता से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, तो कायरल कार्बन और कायरल अणु क्या है? तो जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हैं, अलग अलग परमाणु द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। जैसे मैंने लिखा ABCD, तो ये कार्बन से चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होनी चाहिए और वो भी अलग अलग परमाणु या समूह होने चाहिए, तो वो कायरल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ क्लोरीन कर दीजिए, यहाँ H कर लीजिए, यहाँ ब्रोमीन कर लीजिए, यहाँ पर CH3 कर लीजिए, तो ये क्या है? H, इधर क्या है? Cl, यहाँ क्या है? CH3, ये क्या है? Br है, तो ये कार्बन कहलाएगा कायरल। तो इसको स्टार लगा के दिखाते हैं। और ये अणु यानी ये यौगिक कैसा है? ये भी कायरल अणु है, यानी कायरल अणु कहलाएगा। कार्बन रखेगा जो कार्बन, ऐसा अणु जो कायरल कार्बन रखेगा, उसमें संभावना हो सकता है कि वो कायरल अणु हो, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन क्लोराइड लाइट को घुमाने की शक्ति रखता है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी, टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? अकायरल है, क्योंकि वो प्लेन क्लोराइड लाइट को एक आधा हिस्सा दाहिने घुमाता है, आधा हिस्सा बाएं घुमाता है, कुल मिला के वो ऑप्टिकल इनएक्टिव बन जाता है, प्रकाशी निष्क्रिय पदार्थ हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि कायरल कार्बन हो और प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा भी सके, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कायरल। अच्छा, इस साथ साथ क्या बोलता है? इन इंस्यूमर, डैश ट्यूमर। तो डैश ट्यूमर, इन इंस्यूमर दोनों को पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछ सकता है। लेकिन मैं जो टॉपिक लिखा हूँ रेशमी कण, ये कई बार पूछा है। रेशमी कण और रेशमी मिश्रण क्या होता है? तो अभी मैं बताया कि प्रकाशी समझौता में 2 तरह के समझौता प्रदर्शित होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो। नहीं बताया तो बता दे रहा हूँ। तो 2 प्रकार के, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, और लीवो रोटेटरी जिसको माइनस से। दक्षिणावर्त हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसको वामावर्त समझौता। डेक्स्ट्रो को D से, लीवो को L से। जब ऐसा मिश्रण होता है जिसमें D और L की मात्रा बराबर होती है, उसको बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण, ठीक है, रेशमी मिश्रण। अब ऐसा कोई मिश्रण हो जिसमें D और L की मात्रा या ऑप्टिकल जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो जितना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों का संख्या बराबर होता है, उसके वजह से रेशमिक मिश्रण, ठीक है। अब मान लीजिए 100 में कोई D और L मिला के हैं, लेकिन 70 क्या है? D वाले हैं, और 30 क्या है? L वाले हैं। 30 क्या है? L। तो ये मिश्रण तो है, लेकिन क्या रेशमिक मिश्रण है? नहीं ना। तो ऐसा कंडीशन बन जाए कि ये क्या हो जाए? D से L में कन्वर्ट हो जाए। कितना कितना D से L में कन्वर्ट हो? 20 घट के L में कन्वर्ट हो जाए। तो D का L में, L का D में कन्वर्ट होकर रेशमिक मिश्रण का बनना रेशमिक कण कहलाता है। ये रेशमिक मिश्रण हुआ। अब पूछेगा रेशमिक कण क्या है? तो रेशमिक कण का मतलब D का L में या L का D में बदल कर रेशमिक मिश्रण का बनना रेशमिक कण कहलाता है। क्या मैं पूछ रहा हूँ? क्या पूछा जा सकता है? रेशमिक मिश्रण तो बात समझ में आएगी जब बराबर होता है। और रेशमिक कण क्या है? कि जब D का किस में बदल जाए? L में, या L का बदल जाए D में। दोनों ऐसा होने पर क्या बन जाए? रेशमिक मिश्रण बन जाए। रेशमिक, सीधा हिंदी में आप लिख सकते हैं रेशमिक मिश्रण का बनना क्या कहलाएगा? रेशमिक कण, ठीक है ना। बस, तो ये इतने टॉपिक, 11 टॉपिक को मैंने क्या किया? कितने मिनट हुए भैया? 35 मिनट में कवर करने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारे टॉपिक छूट भी गए होंगे, लेकिन वो छूटे हुए टॉपिक को आप स्वयं से क्या करेंगे? हल करेंगे, क्योंकि परीक्षा कौन देगा? आप देंगे। नंबर कौन पाएगा? आप देंगे। सक्सेस कौन होगा? आप होंगे। नौकरी कौन पाएगा? आप होंगे। तो खुशी किसको मिलेगी? हम दोनों को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए, इसी बात के लिए अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ये वीडियो मैं कुछ बनाता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।